जय हिंद फ्रेंड्स। सो लाइफ इन गुप्ता एज, द नेक्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पता चलेगा कि सामंतवाद का जन्म और उसका फैलाव कैसे हुआ। बहुत सी डेवलपमेंट, और इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है और किसके लिए बोला जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझना, कंसेप्ट को क्लियर करना। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 7 पिलर्स of state already told by चाणक्य in अर्थशास्त्र। एक स्टेट को स्ट्रोंग बनने के लिए किन पिलर्स की जरूरत होती है और मौर्यंस क्यों इतने टाइम पीरियड तक राज कर पाए। 7 पिलर्स। पहला, किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्मी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और स्पाई सिस्टम, और लास्ट द मेन टैक्सेशन। कोई भी स्टेट हो आज तक, ये 7 पिलर्स उस स्टेट के मिलेंगे। सिर्फ इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन ये मौजूद रहते हैं। यू कैन से द अमेरिका, यूएसए। सी द कंसेप्ट ऑफ यूएसए, यूएसएसआर लिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। यूएसए से लिया, यूएसएसआर से लिया, यूके से लिया, तो सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन ये 7 चीजें मौजूद है। किसी में कुछ कमी। अब आप यूएसए में मीडिया का स्टेटस देखोगे तो आपको कुछ और मिलेगा, इंडिया में कुछ और मिलेगा। तो जो ये 7 पिलर हैं, ये कहीं ना कहीं हर स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन कारण क्या है कि उसकी वैल्यू अब उस स्टेट में कैसी है, पावर कितनी है। अब यहां पे इंडिया में किंग की बात करो तो पीएम इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट, और यूएसए में प्रेसिडेंट ओनली। देयर इज अ डिफरेंस बिट इन स्ट्रक्चर। यूएसए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इन during the 6th century BC, Mauryans, strong economy. Afghanistan, no economy. And here, Gupta period, economy is declining, which leads to land grant system. This leads to land grant system, और land grant system फेडरलिज्म। सामंतवाद ने इस देश को और इस देश में रह रहे परिवारों को आपस में तोड़ दिया। इन यूएसए यू वोंट फाइंड जॉइंट फैमिली, वेरी फ्यू। इन इंडिया यू विल फाइंड सम, बट इन पास्ट यू हैव लॉट। और जैसे जैसे सामंतवाद की जड़ें गहरी होती गई, यहां पर अब जॉइंट फैमिलीज कम बची हैं। जॉइंट फैमिली, यू कैन से देयर इज 4 ब्रदर। आप सोचो कि एक फैमिली में 4 भाई हैं,
जॉइंट फैमिली 4 या 5 या 6, दिस इज अ बिगर वन, द एल्डर वन, जो इनमें एज में सबसे बड़ा है, उसके पास 2 बेटे हैं। गर्ल्स भी हैं, बट ये आपको पता ही है, मैन मेड सोसाइटी। ऐसे ही सबके पास, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4, किसी के पास 1 भी नहीं। अब जो बड़ा है वो चाहता है कि उसका बेटों के पास ज़्यादा वेल्थ हो एज कंपेरिजन टू अदर्स। दिस क्रिएट्स डिवाइड, और जॉइंट फैमिली टूटकर धीरे 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 न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती चली गई। और ये चीज़ आई कहाँ से? सामंतवाद से। जो एक नारा बार बार बोला जाता है, कहीं कहीं जगह से आपको मिलता है सुनने में, जेएनयू में, कि सामंतवाद को हटाओ, सामंतवाद को से दूर कोई दुनिया बनाओ, या सामंतवाद से आज़ादी। तो उसके पीछे मोटिव जो भी हो, लेकिन ये सामंतवाद से छुटकारा पाने की जो बात है, उसके जो उसके इम्पैक्ट्स रहे सोसाइटी के ऊपर, लोगों ने उससे छुटकारा पाने के लिए इच्छा जाहिर करी, तभी ये हुआ, तभी ये चीज़ें बाहर आती हैं। सोसाइटी अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक के लिए अगर कोई आवाज़ उठाई तो वो हिंदुओं ने उठाई नहीं, मराठाओं ने उठाई नहीं, सिखों ने, इस्लाम में या मुस्लिम कम्युनिटी में जो लेडीज थी, उन्होंने उस आवाज को उठाया। बाकी कम्युनिटीज के लोगों ने उसको सपोर्ट करा, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को ये बात सही नहीं लगी कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, तो उन्होंने सपोर्ट करा, खुलकर सपोर्ट करा। उसमें कुछ नेता लोग भी हैं, एक्टर लोग भी हैं, बड़ी बड़ी लेखक भी हैं। तो वैसे ही जैसे ही सामंतवाद की जड़ें जब फैल गई और लोग परेशान होने लगे, तब ये चीज़ आई, सामंतवाद से छुटकारा। कोई भी कम्युनिटी या कोई भी रिलीजन या उससे जुड़ी हुई कोई भी क्लास, वो ही उसके के बीच में अगर जो हो रहा है उसके अगेंस्ट बोल सकती है। अगर मुस्लिम या इस्लाम के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, तो ये ड्यूटी बनती है उस इस्लाम के स्कॉलर्स की, ऑथेंटिक स्कॉलर्स की, कि वो कोई अच्छा डिबेटेबल और कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन लेकर आए। हिंदुइज्म के ऊपर उठती है तो हिंदुइज्म के स्कॉलर्स लेके आए, बुद्धिज्म के स्कॉलर्स लेके आए, सिखिज्म के स्कॉलर्स लेके आए। क्वेश्चन से नहीं भागना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन से भागते हो, एरोगेंसी दिखाते हो, ईगो दिखाते हो, वही मामला गड़बड़ हो जाता है, और दैट्स क्रिएट डाउट इन द माइंड ऑफ पब्लिक। और जैसे वो डाउट क्रिएट हुआ तो माहौल कुछ और हो जाता है। जब मौर्यंस थे, एंड गुप्ताज, मनी इज फ्लोइंग, अर्बनाइजेशन पीक, अर्बनाइजेशन की पीक, और पैसा आ रहा है। रोमन्स के साथ, ग्रीक्स के साथ एक्सपोर्ट, गोल्ड, उसके बदले में गोल्ड, और डेवलपमेंट ऑफ महाजनपद, डेवलपमेंट ऑफ उत्तरापथ और दक्षिणापथ, डोमिनेशन ऑफ सिल्क रूट, एंड द मौर्यंस काइंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एम्पायर। हियर मनी इज डिक्लाइनिंग। अभी बात कर चुके हैं, कहां तक लेके गई? फेडरलिज्म तक। यहां पर राजा था धर्म परिवर्तक। अगर इसको थोड़ा सा समझना हो कि धर्म परिवर्तक, तो रॉयल ऑर्डर इज ग्रेटर देन धर्म, और यू कैन से इक्वल टू धर्म।
यहां गुप्ताज में धर्म रक्षक मीन्स धर्म इज ग्रेटर देन रॉयल ऑर्डर, और यू कैन से नाउ धर्म इज प्रोवाइडिंग और गिविंग और मैनिपुलेटिंग, यू कैन से मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेट बोलना इतना अच्छा शब्द नहीं होगा, कि धर्म यहां पर अब रॉयल ऑर्डर को डिसाइड करता है। और कैसे? अब जैसे ये होना शुरू हुआ तो इसने फिर किसको सपोर्ट करा? फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म को अनदर यू कैन से द बिगिनिंग ऑफ कलयुग। भाई कलयुग अब शुरू हो रहा है, जो आप पुराणों में या कहीं पर देखते आ गए हो। अब ये चीज जो होती थी ये किसके अंडर? प्रिस्ट। यहां पे टाइटल लिया गया देवानाम प्रियदसी, कंपेयर करके। और यहां परम भट्टारक या परमेश्वरम, यहां मौर्यंस में नो सब किंग, कोई राजा नहीं, ओनली वन अथॉरिटी। और यहां महाराज महाराज अधिराज, मतलब अंडर राजाओं का राजा, सब किंग्स अंडर दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यहां ब्राह्मण प्रीस्ट। स्ट्रॉन्ग किंग with army. Here in Gupta period, weak army but harmful. But harmful. Afghanistan, पाकिस्तान, इंडिया। नो इकोनॉमी, इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग, बैलेंस्ड इकोनॉमी as per present scenario. In future it can be changed, but it can be changed, but this is a present balanced economy. गवर्नमेंट कोशिश कर रही है बैलेंस बनाने के लिए, क्राइसिस चला हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें एक बैलेंस बनाने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स डाल रही है। हेयर अब जैसे आपके पास पैसे नहीं है, नो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, टूटी फूटी गवर्नमेंट, पता नहीं कौन आके बैठ जाएगा, कल क्या होगा, कौन सा आके बैठ जाएगा। हेयर स्टेबल, भैया इंडिया को प्रेज नहीं कर रहा हूं कि इंडिया को प्रेज बड़ा दिखाने के लिए, सच्चाई है। क्यों स्टेबल है इंडिया? डेमोक्रेसी डीप, इस वजह से। अगर ये कमियां जो यहां और यहां हैं वहां भी हो तो यहां भी यही हाल हो जाएगा। सो हेयर फुल टेररिज्म, टेरर, हेयर टेररिज्म, अड्डे हैं टेररिस्ट के, लेकिन चलता है।
वो अपने आसपास बचते हैं बम फोड़ने से। हेयर फाइटिंग और एलिमिनेटिंग ऑफ टेररिज्म। नो राइट्स टू वुमेन और हेयर नो राइट्स टू अदर रिलीजन और नो यू कैन से लो। हेयर इक्वालिटी एंड वाई इट इज स्टेबल। तो जैसे ही स्टेट में इकोनॉमी गड़बड़ाई और गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग लूज हुई तो वुमेन से राइट छीन लिए गए, लोगों से राइट छीन लिए गए। यहां इकोनॉमी चल रही है, गवर्नमेंट पता नहीं कौन सा आ जाए, फौज क्या कर दे, को आर्मी सपोर्टेड गवर्नमेंट है, सेनापति वाली टाइप। था ना पीछे देखा, सेनापति राजा बन गया। तो दूसरे धर्म, क्योंकि धर्म के नाम पे बना, अब इस्लाम या मुसलमानों को छोड़ के जितने और थे उनकी जो तादाद है वो घटती चली गई, उनके से राइट्स छीन लिए गए। हेयर बैलेंस्ड इकोनॉमी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहले 5 ईयर प्लान से गवर्नमेंट स्टेबल होती चली गई और इक्वालिटी। कंसेप्ट को क्लियर करो सर, कंसेप्ट को क्लियर करो। जैसे ही आपने कंसेप्ट को क्लियर किया तो आपको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। आपने बुक खोली, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने बुक खोली, सब कुछ आपके इसको याद आ जाएगा। 5-7 मिनट लगने आपको एक टॉपिक पढ़ने में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, चीज़ों को कंपेयर करके नहीं पढ़ते। और जब आप कंपेयर नहीं करोगे, अगर आपने कंपेयर नहीं करा तो फिर लगे रहो बैल बुद्धि की तरह, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार करते रहो रिविजन्स, याद ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इन एडमिनिस्ट्रेशन इज, अगला पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टैक्सेशन। मौर्यंस के टाइम पर क्या टैक्सेशन था? लैंड रिवेन्यू। भाग और बाली, परलय, हिरनाय, शुल्क, कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स। हेयर गुप्ता only few land revenue and sale tax is declining। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा, किसी कंपनी के पास पैसा नहीं होगा, एक कंपनी नाम हो गई, उसका लास्ट बंदा ड्राइवर बचा जिसका फुल एंड फाइनल पेमेंट करना था मालिक को, लेकिन मालिक के पास पैसे नहीं बचे तो उसने उसको अपनी गाड़ी दे दी। सो जब पैसा नहीं होगा तो आप क्या दोगे? एसेट। और यहां एसेट क्या था? लैंड। तो जमीन ने कितना जबरदस्त रोल प्ले करा गुप्ता पीरियड में, जो आज तक देखो, आज आप देखो कोई किसी से भी देख लो, जिसके पास घर नहीं है वो क्या चाहता है कि घर बन जाए, उसके लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। जिसके पास पैसे हो जाते हैं वो क्या करता है? कई 100 एकड़ जमीन खरीद के रख देगा। क्यों? लैंड। वाई गोल्ड इज सो प्रीशियस फॉर इंडियंस, पिछले लेक्चर में बात करी थी। क्यों? ठोस चीज है, पता है कि रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो मर्जी हो जाए। लैंड आज डाउन होगी लेकिन फ्यूचर में रेट बढ़ेगा। ग्रोथ स्लो हो सकती है लेकिन ग्रोथ है। और अगर आज से कंपेयर करोगे आप टैक्स को, तो लैंड भी है,
कस्टम ड्यूटी भी है, सेल्स टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, एक्सपेंशन देखो ना आप कितने हैं। अब जीएसटी आ गया, एक तो टोल टैक्स आप देते हो, कस्टम ड्यूटी भी देते हो, सेल टैक्स जीएसटी में चला गया, और आप अपनी तरफ से डोनेट करना चाहो तो वो भी दे सकते हैं। तो एक्सपेंशन, टोल टैक्स इज द एक्सपेंशन और एडिशन इन टैक्सेशन सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग, next heading and pillar of state is judiciary. ऋग्वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड कैसी जुडिशरी थी? जो सबसे बुजुर्ग बंदा वो जो फैसला दे देता था वो मान्य था। 6th सेंचुरी बीसी सिविल एंड क्रिमिनल लॉ डिफाइंड, उनका डेफिनेशन शुरू हुआ। और मौर्यंस के टाइम पर इसका एक्सपेंशन हुआ। मौर्यंस के टाइम पर क्या मिला? कंटक का शोधक, ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स, और धर्म सीता। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता, अब आपको थोड़ा इससे रिफ्लेक्शन मिलेगा क्यों गोल्डन एज मैं वर्ड यूज करा था, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो और जो पर्टिकुलरली किस चीज के लिए हुआ वहां पे डिस्कस करेंगे। गुप्ता पीरियड में ये सब चीज हाईली डेवलप्ड हो गई, और इसमें एक चीज और ऐड हो गई जिसका बार बार नाम आ रहा है, सामंतवाद। अब इसमें क्या हुआ? पहला लॉ बुक बनी, मनुस्मृति। बड़ा विवाद होता है इसके ऊपर, मनुस्मृति। देखो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपके आसपास की चीजें गड़बड़ाएंगी। आप हिस्ट्री को फिर वैसे पढ़ना नहीं चाहोगे जैसे आपको पढ़नी चाहिए, फिर आप वैसे देखना चाहोगे जैसे आप चाहते हो कि हिस्ट्री हो, लेकिन हिस्ट्री, इतिहास वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो। मनुस्मृति इज नॉट अ बुक ऑफ ब्राह्मण्स, ये कोई ब्राह्मण की बुक नहीं है। लिखी जिसने भी वो एक अलग बात है, उसका बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड क्या था वो भी एक अलग बात है, लेकिन ये कोई मनुस्मृति ब्राह्मण की लव बुक है ऐसा नहीं है। इसको जबरदस्ती या विद द टाइम बीइंग या कुछ ऐसे लोगों ने जो ब्राह्मण्स को पसंद नहीं करते थे, या ब्राह्मण कुछ ऐसे पाखंडी लोगों से परेशान थे जो ब्राह्मण का नाम लेकर पाखंड करते थे, उन्होंने इस चीज को ब्राह्मण से जोड़ दिया जो उनसे परेशान हो गए थे। ऐसा पॉसिबिलिटी है, जो पाखंडियों से परेशान हो गए थे। अब बुद्धिज्म के टाइम पे इररिलेवेंट थिंग्स को हटाया गया तो बुद्ध से लोग परेशान हुए। वैसे ही जब लोग ब्राह्मण से परेशान होने लगे, जो पाखंडी ब्राह्मण्स थे, जो ट्रू ब्राह्मण्स नहीं थे, तो वो इस बुक को उठाकर घूमते थे, दिखाते थे। तो जब वो लोग दबाए गए, कुचले गए, उनको राइट्स नहीं मिले, तो धीरे 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 जब उनका भी समय आया तो इस चीज़ को वो एज अ ब्राह्मण के तरीके से देखने लगे कि हाँ ये तो मनुस्मृति तो वो है। दिस इज अ लॉ बुक ऑफ फेडरलिज्म, नॉट अ ब्राह्मण्स। सेकंड, क्रिमिनल और सिविल लॉ केसेस को जो है क्लियरली करा गया। सिविल केसेस को क्लियर करा गया कि क्या क्रिमिनल कैटेगरी है, क्या सिविल कैटेगरी है। ये चीज अब यहां पर आके और एक्सपेंड और एलिब्रेट हो रही है, इसका और एक्सपेंशन हो रहा है।
और थेफ्ट, चोरी और अडल्ट्री को क्रिमिनल केस बना दिया गया। टुडे यू कैन से द सऊदी अरेबिया, हाथ काट देंगे चोरी कर लिया तो। रीजन, यहां पे क्या रीजन है? इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग ब्रदर, पैसे नहीं हुआ है, खजाना खाली हो रहा है। और जैसे आपका खजाना खाली हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप जस्ट सोच के देखो कि आपके घर में चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे उस चोर के साथ? तो यहां पे जब खजाना खाली हो रहा था तो चोरी को क्रिमिनल केस में डाल दिया गया। अडल्ट्री क्या करती है? सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब करती है, सोशल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करती है। और जब सोशल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो क्या? दंगे बढ़ जाएंगे, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, इसलिए इसको क्रिमिनल केस में डाल दिया। अडल्ट्री अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया में बैन है, लेकिन इन यूएसए ओपन कल्चर, ओपन बिग अर्बनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लाउड, नो रिस्ट्रिक्शंस। थर्ड, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड जज, कौन? ब्राह्मण्स। और ब्राह्मण्स को और दिस ऑल कोल्ड वट? वर्ना बेस, इसको नाम दिया गया वर्ना बेस सिस्टम। अब जो वर्ण सोसाइटी या वर्ण स्ट्रक्चर के बारे में हम ऋग्वैदिक टाइम में डिस्कस करके आए और जो यहां है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कंपेयर करो सर, एक पेपर पे लिखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको अपहोल्ड कौन करता था? किंग। टुडे अफगानिस्तान, द कंडीशन ऑफ अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ इस्लाम? नो। अफगानिस्तान की जो आज सिचुएशन है वो इस्लाम की वजह से नहीं है। अफगानिस्तान की सिचुएशन है लोगों की सोच की वजह से। अफगानिस्तान किसी भी मुस्लिम कंट्री से बहुत बड़ा है, किसी भी मुस्लिम राजा से बहुत बड़ा है, किसी भी मुस्लिम स्कॉलर से बहुत बड़ा है, लेकिन सोच क्या है इस पे डिपेंड करता है। अब पाकिस्तान की कंडीशन, क्यों दूसरी कम्युनिटीज की पॉपुलेशन डिग्रेड हो गई? कारण। और इंडिया की कंडीशन, तो इंडिया में रहने वाले लोगों की जो सोच है वो सोच है इक्वालिटी की। एग्जाम्पल, अंबेडकर मनुस्मृति को जलाते हैं, क्यों? क्योंकि द बुक ऑफ फेडरलिज्म की वजह से। इसलिए अंबेडकर ने, जो फेडरलिज्म सम्मानवाद की बुक है, इसलिए अंबेडकर ने इसको जलाया। और लोग इसको, जो अंबेडकरवादी कथाकथित जो अंबेडकरवादी लोग हैं वो इसको एक अलग एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं कि मनुस्मृति को जला दिया, सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को। अंबेडकर मतलब इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी कहां से आई? वेदों से। अंबेडकर की जीवनी को पढ़ना चाहिए। जिसने अंबेडकर को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया ना, वो मेरे को नहीं लगता कि किसी को परेशान कर सकता है या किसी को ऊंचा और नीचा देख सकता है। जो भी ऐसा देख रहा है कि हाँ ये स्वर्ण है, जनरल कास्ट का है, ये कास्टिज्म को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अंबेडकरवादी नहीं हो सकता। जो ये सोचता है कि हाँ इसके पास इकोनॉमी है, स्टेबल है, मेरे से ज़्यादा है, कोई बात नहीं, अच्छा है, अगर इसकी सोच अच्छी है तो ये मेरे लिए अच्छा है, वो अंबेडकरवादी है। जो पैसे में और उसकी स्टेटस को जल रहा है, जलता है, जेलस है और उससे इफेक्ट होता है, वो अंबेडकरवादी नहीं हो सकता। पूरा जीवन अंबेडकर ने, उन्होंने एक ही चीज के लिए फाइट करी, राइट्स के लिए। उनको मिले भी, सक्सेसफुल भी हुए। रिजर्वेशन का फायदा एससी और एसटी कम्युनिटीज नहीं उठा पाई जिस तरीके से उनको उठाना चाहिए था।
जो लोग उनमें से अच्छे पढ़ लिख के जिसने रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, वो बाद में मैक्सिमम लोग या काफ़ी लोग उसमें से नेता बन गए या कुछ ऐसे बिजनेसमैन बन गए और उसी कम्युनिटी के लोगों को यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे कि वो कम्युनिटीज़ के जो बाकी तबका था वो उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, और वो आज भी उसी तरीके की मेंटेलिटी उनके अंदर डालते रहते हैं। अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, किसी की मत सुनो, इसकी जीवनी उठवाओ और पढ़ता लो और अच्छे से समझ लो, बस नेक्स्ट डे यू विल चेंज। अंबेडकर विल चेंज यू। तो ब्राह्मण्स को मर्डर में रिलैक्सेशन मिली, रीजन लॉ कौन बनाता था? ब्राह्मण। एक्सप्लेन कौन करेगा? ब्राह्मण। तो मजे भी कौन लेगा? ब्राह्मण। तो मंदिरों को लैंड ग्रांट शुरू हुई, और मंदिर को जो लैंड ग्रांट दी गई उसको बोला गया देवादयास, और जो ब्राह्मण को लैंड दी गई उसको बोला गया अग्रहार। ब्राह्मण ने कुछ नहीं किया, जो भी किया सामंतवाद ने करा, ब्राह्मण ने कुछ नहीं करा। और कब सामंतवाद कितना बढ़ जाएगा हम राजपूत पीरियड में इसको देखेंगे, कितने लोग पाखंडी आ जाएंगे। फिर क्या हो गया कि जब ये सामंतवाद पैदा हो गया, लैंड ग्रांट सिस्टम शुरू हो गया, तो अब पाखंडी भी पैदा होंगे, और ये पाखंड लोग उसी तरीके का चोला डालकर भांति भांति के राजाओं से मिलने लगे, क्योंकि अब छोटे छोटे राज्य बन गए थे राजपूत के टाइम पे, और वो उनसे मिले और जैसे वो चाहते थे उस तरीके के रूल नियम बनाने लगे। सभी नहीं, लेकिन काफ़ी। तो वैसे ही वो रूल रेगुलेशंस बनाने लगे। वह जैसे उन्होंने वैसे रूल रेगुलेशन बनाए तो सामंतवाद को बूम मिला और वो अपनी पीक पर पहुंच गया। सो नेक्स्ट, next point is bureaucracy. During the Maurya period, the bureaucracy was talent based. ब्यूरोक्रेसी मौर्यंस के टाइम पे टैलेंट बेस, और गुप्ताज के टाइम पे, आप देखो सर, इसी चीज को आप आज से जोड़ना। अब जैसे वो हमने कोशिश करी जुडिशरी में जो चीजें हुई उनको जोड़ने के लिए, वैसे इसको जोड़ने की कोशिश करना। यहां एग्जाम था, और एग्जाम का नाम क्या था? उपाधा। यहां ये थी कोई एग्जाम नहीं, और वंशवादी हेरिडेटरी। यहां एक पोस्ट एक बंदा, यहां पर एक पोस्ट, सॉरी, यहां पे एक पोस्ट एक बंदा, और यहां एक बंदा मैनी पोस्ट। बहुत सारे मंत्रालय एक बंदे को, अभी भी होता है ना, एक मंत्री को 2 मंत्रालय 3 मंत्रालय दे दिए जाते हैं। तो क्यों आज की डेट में टैलेंट बेस बात करी जाती है कि जिसका जैसा टैलेंट उसको वैसा क्यों नहीं दिया जाता? भाई कोई आम आदमी, अगर कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई कार्य आम सा कार्य करता है, लेकिन वो टैलेंटेड है, वो बनने लायक है एमएलए, उसको आगे नहीं आने दिया जाएगा। तो बात होती है टैलेंट बेस की, स्किल बेस की, स्किल इंडिया। नेपोटिज्म की बात होती है बॉलीवुड में, एक्टर का बेटा एक्टर, एक्ट्रेस की बेटी एक्ट्रेस। लेकिन कोई बाहर का आउट ऑफ इंडस्ट्री आएगा तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत, वन ऑफ द एग्जाम्पल। So make your concept clear. और at the end of this lecture I will say to all my friends कि आप लोग अंबेडकर की जीवनी जरूर पढ़ें। अंबेडकर मतलब इक्वालिटी। अंबेडकर किसी भी जर्नल कास्ट को
दबाना नहीं चाहते थे, जो काफ़ी हद तक आज राजनीति में हो रहा है वो नहीं चाहते थे। अम्बेडकर चाहते थे कि जो पिछड़े लोग हैं उनको मौका मिले, और पिछड़ों को ये सोचना चाहिए कि वो लोग क्यों नहीं इस रिजर्वेशन का उस तरीके आज 75 साल में फ़ायदा उठा पाए। वही उन लोकल नेताओं को देखते हैं, उस गली मोहल्ले के नेताओं से इम्प्रेस होते हैं जो उनके दिमाग में जहर भरते हैं। वो नरेंद्र मोदी जैसे नेता से इम्प्रेस नहीं होते, वो द्रौपदी मुर्मू जैसी नेता से इम्प्रेस नहीं होते जो आज की डेट में प्रेसिडेंट हैं। तो ये उन सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है, और अपर कास्ट को भी सोचने की ज़रूरत है कि वो इस चीज़ से बाहर आएँ कि हर चीज़ में बल्कि आप टैलेंट पर फोकस करें, ये इस तरीके की चीज़ें ना करें अगर आप नेशन बिल्डिंग में काम करना चाहते हैं। जय हिंद।